हेलो। हाँ, नमस्ते सभी को। तो यहाँ पर एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन में 27 मार्च 2026 का ये थर्ड शिफ्ट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पूछा गया था एग्ज़ाम में। और बहुत कम लोगों ने इसका शायद सही जवाब दिया था, जैसा मैं टेक्स्ट बुक पे इसका सॉल्यूशन देख रहा था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से। इसमें फ्रस्टम के बारे में तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए मैं पहले क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, अ सॉलिड कॉन इज कट इनटू टू पीसेस, अ स्मॉलर कॉन एंड अ फ्रस्टम of equal volume by making a cut parallel to its flat surface. The height of the small cone is equal to the diameter of the bigger flat area of the frustum. The radius of the smaller cone is how many times its height. ये क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फ्रस्टम का यूज़ है नहीं। फ्रस्टम के बारे में भले दिया है पर फ्रस्टम का यूज इसमें है नहीं, तो फ्रस्टम का आपको फॉर्मूले का यूज करना नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, डायग्राम मतलब 3D फिगर या 2D फिगर का कोई क्वेश्चन आए, तो आप पहले उसका डायग्राम बनाने का ज़रूर कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे ये हो, कैसे क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो देखिए एक कोन है, मैंने कोन डिजाइन किया यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वो देखिए क्वेश्चन में लास्ट में जो लाइन है वो लिखा हुआ, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन इज हाउ मेनी टाइम्स इट्स हाइट। अब स्मॉलर कोन का मतलब क्या है कि कहा गया है कि इस सॉलिड कोन को दो भाग में बांटा गया है, और दोनों भाग बंटने के बाद वो जो है इक्वल वॉल्यूम का मतलब बन रहा है, जिसमें एक जो है स्मॉलर कोन बन जाता है और एक फ्रस्टम बन जाता है, ऐसा कटा हुआ है। और कहाँ से काटा गया है, तो वो काटा गया है फ्लैट एरिया ऑफ द डायमीटर, यानी कि जैसे ये अगर डायमीटर है इस कोन का, तो इसी के पैरेलल में यहाँ पर ऐसे करके इसको काट दिया गया यहाँ से। तो देखिए अगर मैं इसको काट दूँ इसको, तो देखिए आपको दो फिगर दिखेगा यहाँ पर। एक तो कटने के बाद ये ऊपर वाला फिगर ऐसा दिखेगा, सही, और नीचे वाला फिगर कुछ अगर मैं नीचे कर दूँ तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक। दो भाग में बट गया। इसका वॉल्यूम ऊपर वाले का और नीचे वाले का वॉल्यूम ये सेम है, ऐसा दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे वाले का वॉल्यूम दोनों का सेम टू सेम है, तो मैं अगर ये भी तो कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो वॉल्यूम है ये पूरे कोन का आधा है, हाफ हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि जब दोनों बराबर बराबर है तो ऑब्वियसली जो छोटा वाला कोन का वॉल्यूम होगा ये पूरे वाले वॉल्यूम से कितना होगा, हाफ होगा। तो इतना तो पहले आपको दिमाग में रख लेना है इस क्वेश्चन को पढ़ते के साथ। अच्छा, और क्या कहा गया, द हाइट ऑफ द स्मॉल कोन, जो स्मॉल कोन का जो हाइट है ना, स्मॉल कोन का हाइट, ये देखिए स्मॉल कोन का हाइट यहाँ पर मैं बना रहा हूँ रेड कलर से, आप देख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बिगर फ्लैट एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो इस फ्रस्टम में बिगर वाला फ्लैट एरिया कौन है, ऊपर वाला बिगर फ्लैट एरिया है या नीचे वाला फ्लैट एरिया बिगर है। तो आप कहेंगे नीचे वाला फ्लैट एरिया जो है बिगर, यानी कि इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो भी आप ज्यूम करेंगे अभी, वो इस हाइट के इक्वल में है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, इतना ही दूर तक का हाइट के इक्वल में है ना, स्मॉलर कोन का हाइट के इक्वल में। चलिए, तो हम मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि ये जो हाइट है छोटे वाले कोन का, मैं इसका नाम दे देता हूँ स्मॉल एच, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो है कहा गया इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बिगर फ्लैट एरिया ऑफ द फ्रस्टम, मतलब ये जो नीचे मैंने बनाया है ये डायमीटर यानी ए भी अब एच ही है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया गया है। अच्छा, डायमीटर अगर इस बड़े वाले कोन का एच है तो बताइए इसका रेडियस कितना होगा, तो आप बोलेंगे h/2 होगा, है ना। तो चलिए रेडियस ही लिख देता हूँ इसका, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है h/2 है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए इसका जो है छोटे वाले जो मैं यहाँ पर कोन है उसका मैं रेडियस को r एज्यूम कर रहा हूँ, छोटा r एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने अभी दो चीज़ एज्यूम किया, पहला क्या एज्यूम किया है, छोटे वाले कोन का हाइट एज्यूम कर लिया हूँ h, और छोटे वाले कोन का रेडियस एज्यूम कर लिया हूँ r। छोटे वाले का ही क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, मतलब जो क्वेश्चन में बताया मुझे बताना है वो है द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन इज हाउ मेनी टाइम्स इट्स हाइट, मतलब छोटे वाले कोन के बारे में ही पूछा गया है। तो अच्छा यही होगा कि मैं छोटे वाले कोन का ही सब कुछ एज्यूम करके चलूँ, है ना। तो चलिए ठीक है, तो इसका मैंने हाइट को h एज्यूम किया है छोटे वाले कोन का, और रेडियस को r एज्यूम किया। तो बड़े वाले का अभी तक मुझे केवल रेडियस मिल गया, वो कितना है h/2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये बड़े वाले का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना होगा, तो आप बता पाएंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट है
सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलरिटी, 9th में तो कॉन्ग्रुएंसी है, तो क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी, तो उसमें सिमिलरिटी के बारे में बहुत खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ऐसे, और इसके अंदर में एक और ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ इस तरह से, है ना। ये 90 डिग्री यहाँ पर अगर बन रहा है, और ये वाला एंगल दोनों के लिए दिख रहा होगा कॉमन है, ये बड़े ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है और ये वाला एंगल छोटे ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है ना। ठीक है, तो एंगल एंगल मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, उसका नाम डी, उसका नाम ई। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, क्यों एंगल एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए डी दिख रहा होगा आपको, है ना। एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, और क्या है, एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए डी ई के इक्वल में है। कैसे, उन दोनों 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो ये दोनों, अगर एक ट्रायंगल के अंदर में दो एंगल सेम सेम हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली ही सेम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी बोल सकते हैं या इसको डबल ए सिमिलरिटी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी जो है वो सिमिलर हो गया है। क्या हो गया, सिमिलर। ठीक है, सिमिलरिटी, सिमिलर होने से क्या होता है जो समझिए, सिमिलर होने से होता है कि इसके सामने का जो लेंथ है, इस एंगल के सामने का जो लेंथ है वो आपस में रेशियो आ जाएगा। यानी जैसे इस एंगल ए के सामने में जो साइड है वो है बी सी, और इसी एंगल ए के सामने में एक और साइड है डी ई। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का पहले लिखूंगा साइड बी सी, तो इसका रेशियो यानी कि डी ई जो है इक्वल होगा किसके, तो अदर एंगल्स के। जैसे कि एंगल बी के सामने का जो हाइट है वो है ए सी, उसी तरह से एंगल डी के जो सामने का हाइट है वो है ए ई। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, छोटे वाले का पहले लिखेंगे तो ए सी अपॉन डी ई। और क्या होता है सिमिलरिटी में, तीसरा एंगल ये वाला जो अभी तक मैंने नहीं दिखाया था, तो तीसरा एंगल के सामने जो साइड है और इस तीसरे एंगल के सामने जो साइड है वो भी आपस में रेशियो में आ जाएगा। तो ए बी अपॉन ए डी ऐसे होता है। अगर आपने क्लास 10th में सिमिलरिटी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा यहाँ पर कि सिमिलरिटी में क्या होता है। सिमिलरिटी में रेशियो जो होता है साइड्स का वो रेशियो में आ जाता है और इक्वल हो जाता है रेशियो में आकर के, है ना। तो चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको जानेंगे कि इस बड़े, अभी तक हमने क्या क्या एज्यूम किया था, तो छोटे कोण का हाइट एज्यूम कर लिया हूँ, छोटे कोण का रेडियस एज्यूम कर लिया हूँ, बड़े कोण का रेडियस डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस मैंने h/2 भी लिख लिया है। लेकिन बड़े कोण का अभी तक हाइट मुझे नहीं पता, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको पीले कलर से दिखा दूँ तो शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक का मैं हाइट जानना चाहता हूँ कितना होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो हाइट पता ही है कि h है, पूरे का जानना चाहता हूँ पूरे का। तो एक काम करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर ऐसे, एक ट्रायंगल यहाँ पर है और एक ट्रायंगल इसके नीचे में ऐसे है ना। तो चलिए इसको उसी तरह से डबल ए सिमिलरिटी से हम इसको देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, छोटे वाले रेडियस, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ यहाँ पर पहले, चलिए ठीक है, छोटे वाले का रेडियस अपॉन बड़े वाले का रेडियस। तो बड़े वाले का रेडियस कितना, h/2 है, बड़े वाले का रेडियस है ना, h/2 ये बड़े वाले का रेडियस है, इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, छोटे वाले का हाइट अपॉन बड़े वाले का हाइट। तो बड़े वाले का हाइट तो मुझे पता नहीं है, तो कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर x मान लीजिए, बड़े वाले का हाइट मैंने अभी x मान लिया है। तो मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू जो है h और r के टर्म में यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए लाते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा h² और डिवाइड बाई r, यही हो जाएगा। यानी ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा था अभी तक, इसकी भी मैंने हाइट निकाल ली है। क्या निकाल ली है, तो इसकी मैंने हाइट निकाल ली है h²/2r। ठीक है, तो अभी तक मुझे क्या क्या मिल गया जो समझिए। अभी तक मुझे स्मॉल कोण के लिए क्या क्या मैंने लिया है और बिगर कोण के लिए मैंने क्या क्या लिया है, लिख देता हूँ। तो स्मॉल कोण के लिए जो हाइट है वो h है और स्मॉल कोण के लिए जो रेडियस है वो r है। उसी तरह से बड़े कोण के लिए जो हाइट है वो है कितना, h²/2r है, ये हाइट है, ये है हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और बड़े कोण के लिए जो रेडियस है वो कितना, h/2 है, ये रेडियस है। चलिए, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब ज़रा ध्यान से पढ़िए फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि ऐसे इस कोण को काटा है मैंने कि ऊपर वाला जो छोटा कोण बनता है और नीचे का जो फ्रस्टम बनता है, दोनों का वॉल्यूम जो है इक्वल हो जाता है। या फिर इसको दूसरे शब्द में अगर समझें, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ,
कि बड़े वाले कोन छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है ये बड़े वाले कोन से आधा है, ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर कोन। लेकिन क्या यही था क्वेश्चन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं था। क्वेश्चन में है कि वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन का आधा, मतलब इसका हाफ जो है स्मॉलर कोन के इक्वल में है ना, तो हाफ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बिगर कोन के साइड, मतलब इसका आधा जो अगर कर देंगे तो स्मॉलर कोन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का एक बेसिक सा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बस इसी फॉर्मूला पर सब कुछ मैं रखूँगा। तो पहले हाफ तो है, हाफ रख देंगे यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन के लिए 1/3 और पाई तो सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। हाँ, अब बड़े कोन के लिए रेडियस कितना? आर स्क्वायर मतलब रेडियस कितना? तो बड़े कोन के लिए रेडियस है h/2, तो h/2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी h²/4 हो जाएगा, है ना? ये रेडियस है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बड़े कोन का हाइट रखना है, तो हाइट कितना है? h²/2r है हाइट, h²/2r है हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब छोटे कोन का रखेंगे तो 1/3 इंटू पाई तो कॉमन है। अब छोटे कोन का रेडियस, तो छोटे कोन का रेडियस है r² और छोटे कोन का हाइट ये h है, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, सही है। चलिए, और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, एक h से एक h हटा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही h बचेगा। तो इधर में क्या क्या बच गया? इधर में बच गया h³ 16r बचा है नीचे में, देख लीजिए। 2 4 जो 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। और इधर में बचा r²। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन इज हाउ मेनी टाइम्स इट्स हाइट, यानी रेडियस को एक तरफ रखिए और हाइट की तरफ में बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो r³ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h³/16। यही पूछा गया कि रेडियस जो है हाइट के कितने टाइम में है। ये नहीं पूछा गया कि रेडियस का क्यूब हाइट के क्यूब के कितने टाइम्स में, ये पूछा गया कि रेडियस जो है हाइट के कितने टाइम्स में है। तो अगर दोनों तरफ में मैं क्यूब ले लूँ, क्यूब रूट ले लूँ, तो क्यूब रूट लेने से क्या होगा? तो ये r हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये h हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा √16। सही है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर कर लेंगे हम, तो ऐसे लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो ये आपको पता होना चाहिए। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? h, ये 3 2 में से 1 2 तो बाहर चला गया और बाकी बच गया कितना? इतना। यानी रेडियस जो है हाइट के इतने टाइम्स है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियस जो है हाइट के कितने टाइम्स है। तो रेडियस जो है हाइट के 1/2 √2 मतलब 1/2 इंटू √2 के इतना टाइम्स हाइट के इक्वल में है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, इसमें सिमिलरिटी का भी यूज़ हुआ। मैंने इसको 13 मिनट में समझाया, पर ये क्वेश्चन आराम से, अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से पता है तो आप इसको 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 1.5 मिनट में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन था नहीं, बताने में शायद ज़्यादा समय गया है। तो इसका जो आंसर सही था वो था 3rd ऑप्शन, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।